जब कोई आपसे पूछ दे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह संख्याएं क्या होती हैं, या फिर किसी संख्या का प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे या अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, आप कैसे बताएंगे? आज हम इन्हीं सब के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में पूरे लास्ट तक। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाई अरुण सर पर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कुल गुणनखंडों की संख्या के बारे में, सम गुणनखंडों की संख्या के बारे में और विषम गुणनखंडों की संख्या के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ लेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। पार्ट फर्स्ट में भी संख्या पद्धति के या नंबर सिस्टम के पार्ट फर्स्ट में भी ये चीज बताई गई है। तो आज पूरा एकदम विस्तार से जान लेते हैं हर एक चीज को। तो हम पूछें कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या या इसकी इंग्लिश होती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर संख्याएं कौन कौन सी होती? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऐसे आगे बढ़ती जाती हैं, है ना। इसमें कुछ सम संख्याएं होंगी, कुछ विषम संख्याएं होंगी। देखिए, 1 है विषम संख्या, उसके बाद 3 है विषम संख्या। देखिए, 1 छोड़ के अगली वाली संख्या जो है विषम संख्या मिल रही है। फिर 5 है, फिर 7 है। हम देख रहे हैं कि 2-2 जोड़ते जाएं, अगली वाली विषम संख्या मिलती जा रही है। सम संख्या की भी बात करें तो 2 है, 4 है, 6 है, ये भी तो वही सिस्टम है ना। लेकिन जो अभाज्य संख्या है ना, उसका कोई सिस्टम नहीं होता कि कैसे वो मतलब मिलेगी। तो पहले तो जानते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। होती क्या है, चलिए देखिए। अभाज्य संख्या के बारे में हम कहें तो एक ऐसी संख्या जो केवल अपने से और एक से कटे, इसके अलावा किसी से भी ना कटे। ऐसी संख्या जो केवल एक से और अपने से कटे। एक से तो हर एक संख्या कट जाती है और अपने से भी हर एक संख्या कट जाती है। इसका मतलब एक और अपने के अलावा किसी और से न कटने वाली जो संख्या होगी वो अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, वो कौन सी संख्या होगी? तो अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, जैसे हम कह दें कि 5 ले लिए, 7 ले लिए, 19 ले लिए। 5 किसी और से कटेगी क्या? 1 से कटेगी और 5 से कटेगी। 7 किसी और से कटेगी क्या? नहीं, केवल 1 से और 7 से। 19 1 से और 19 से, 1 से और 19 से, है ना। तो इस तरीके से हमें एक चीज और पता चल रही है कि जो अभाज्य संख्या है ना, उसका केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है। केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है। अभाज्य संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, है ना। न तो 2 से 1 कम, न तो 2 से ज्यादा, एकदम एग्जैक्ट 2। ठीक है, तो हम अगर शुरू से अगर बात करें कि 1 कौन सी संख्या है, 2 कौन सी संख्या है, 3 कौन सी संख्या है और 4 कौन सी संख्या है, यह पता करना है हमें। ठीक है, अगर 2 की बात करें तो 2 केवल 1 से कटेगी और 2 से कटेगी, इसके अलावा किसी और से कटेगी क्या? नहीं ना। 3 की बात करें तो 1 से कटेगी और 3 से कटेगी, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगी। यहां तो 2 गुणनखंड मिल रहे हैं केवल। ठीक है, 2 गुणनखंड केवल मिल रहे हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये अभाज्य संख्याएं बन रही हैं, है ना। अगर 4 की बात करें तो ये 4 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, हो गया। लेकिन इसमें देखेंगे कि ये संख्या 2 से भी कट रही है। इसका मतलब कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए ना। 2 से जब ज्यादा गुणनखंड हो गए तो ये अभाज्य संख्या है ही नहीं। अब देखिए,
तो जब अभाज्य संख्या नहीं है ये, तब कौन सी संख्या है भैया? तब कौन सी संख्या है? तो ये है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, या इसकी इंग्लिश क्या होती है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, भाज्य संख्या, और ये है अभाज्य संख्या। अब बात आती है एक की। एक को चेक करिए, बताइए कि एक कौन सी संख्या है? तो एक तो इसका तो एक ही गुणनखंड हुआ, एक के अलावा किसी और से कटेगी क्या? ये एक से ही कटेगी, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगी, है ना? तो इसके दो गुणनखंड तो हुए ही नहीं। अगर हम कहें कि इसको लिख दें एक गुणा एक, गुणा एक भी तो हो सकता तब, और गुणा एक भी तो हो सकता। इसका मतलब ये किसी पे फॉलो नहीं हो रहा है। एक गुणा एक लिखेंगे तो अभाज्य संख्या पे फॉलो होने लगेगा, और एक गुणा एक 3 बार लिख देंगे तो भाज्य संख्या पे चली जाएगी, 4 बार लिख देंगे भाज्य संख्या पे चली जाएगी, है ना? तो ये किसी को फॉलो नहीं करती। और सही बात तो ये है कि एक के अलावा इसका कोई गुणनखंड ही नहीं है, कोई इसको काटने वाला ही नहीं है। इसका मतलब ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब भाज्य के लिए तो यही होगा ना कि इसके गुणनखंड कितने होने चाहिए? तो 2 से अधिक होने चाहिए। अभाज्य संख्याओं के दो गुणनखंड केवल होने चाहिए, न तो 2 से कम न तो 2 से ज्यादा। भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक। क्लियर हो गई बात? अब बात उठी कि 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इनमें से ये बताइए कि सबसे छोटी वाली अभाज्य संख्या क्या है, जो कि सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है? बताइए, एक न तो भाज्य न तो अभाज्य, दो कौन सी है बताइए? अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहली वाली अभाज्य संख्या तो यही मिल रही है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो यही मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना, वो 2 है, वो 2 है। इसके बाद 3 है, ये भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। 4 है, 4 कौन सी है? तो 4 है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब हम ये भी तो कह सकते कि जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, वो कौन सा है? 4 है, वो 4 है। पहला यही तो मिल रहा है, यानी ये जो है 4 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? उसके बाद 5 को देखिए, 5 भी अभाज्य संख्या है। 6 जो है भाज्य संख्या है ना। 7 अभाज्य संख्या है। 8 जो है भाज्य है। 9 भी भाज्य है। 10 भी भाज्य है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभाज्य और भाज्य का कोई स्थिर सीक्वेंस नहीं है, फिक्स सीक्वेंस नहीं बन रहा है ना। क्या अभाज्य संख्या कौन कौन सी बन रही है? देखिए 2 3 5 7 11 13 19 17 है ना। देखिए इसमें 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो 2 को क्या कह देते हैं कि यह एक सम अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? सम अभाज्य संख्या है ना, सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं बनेगी वो सारी की सारी विषम संख्याओं में से होंगी। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है, ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम भी है। इसके बाद आती है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या है ना। तो सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच कोई भी चीज कॉमन ना हो। देखिए एक तो सब में कॉमन होती है, एक तो सबके पास होती है, सब में कॉमन हो जाती है, लेकिन एक के अलावा इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड या फिर कह सकते हैं कोई भी चीज कॉमन उनमें न मिले। जैसे हम कह दें 4 और 7, 4 और 7 इनमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं। अगर हम कह दें 6 और 12, बताइए ये सहअभाज्य हो जाएंगी क्या? नहीं, क्योंकि इनमें तो 6 कॉमन मिल रहा है ना।
अब हम कह सकते हैं 5 और 8 ये भी सहअभाज्य संख्याएं हैं। 9 और 13 ये भी सहअभाज्य संख्याएं हैं। 22 और 27 ये भी सहअभाज्य संख्याएं हैं। बात क्लियर हो गई? यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई चीज कॉमन न हो। तो थ्योरेटिकल ये भी पूछ दिया जाता है कि दो सहअभाज्य संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या होती है जो कॉमन होती है। तो एक ही तो ऐसी संख्या होगी जो सब में कॉमन हो जाएगी, सबके लिए कॉमन है वो, ठीक है। तो एक कॉमन हो सकती है, एक के अलावा कोई चीज इसमें कॉमन नहीं हो सकती। बात क्लियर हो गई? चलिए अब देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं, तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, जैसे 3 और 5। 3 और 5 इसके लिए तो अभाज्य होना जरूरी नहीं था, लेकिन इसके लिए अभाज्य होना जरूरी है और साथ साथ इनका अंतर 2 भी होना चाहिए। इनका अंतर 2 भी होना चाहिए। 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19। देखिए 2 का अंतर है ना, तो इनको हम कह देंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं। बात क्लियर हो गई? तो ये तो इनका मतलब इंट्रोडक्शन था। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि फैक्टराइजेशन से संबंधित है, मतलब गुणनखंड से संबंधित है, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 12 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो आप कहेंगे ना कि 2 दूनी 4 त्याई 12, ऐसे ही तो करेंगे। और कोई बहुत बड़ा बढ़िया पढ़ने वाला होगा तो कहेगा कि एक भी तो होगा, एक तो सब में होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या एक अभाज्य संख्या है क्या? अभाज्य संख्या है क्या ये? तो हम तो क्या निकाल रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्याओं को ही तो लिया जाएगा ना, यानी एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो बस सीधा सीधा इनका खंड कर दीजिए। अब बताइए कि कितने गुणनखंड प्राप्त हुए आपको? कितने गुणनखंड प्राप्त हुए? तो 3। अब हम पूछें कि आप बताइए 20 के, तो कहेंगे 4 पचे 20, यानी 2 दूना 4 पचे 20। कितने गुणनखंड प्राप्त हुए? 1 2 3। देखिए सारी की सारी अभाज्य संख्याएं आपको मिलनी चाहिए। देखिए सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कितने हो जाएंगे? 3। अगर हम आपसे पूछ दें 48, तो आप कहेंगे कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, यही कहेंगे ना। कितने हो जाएंगे बताइए तो? कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। कितने हो जाएंगे? 5 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा बड़ी बड़ी संख्याएं जब आने लगेंगी तब हम क्या करेंगे? तो देखते हैं इसका तरीका क्या है। अगर आपसे कह दे 120, तो आप क्या करेंगे कि 12 दहा में 120 या 60 दूना के 120, ऐसे तोड़ लीजिए, ऐसे तोड़ लीजिए। तो कहेंगे 2 के पावर कितना हो सकता है, या फिर ऐसे पहले तोड़ ही दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 4 तेई 12 हो गया। अब 10 और बना दे, 2 पचे 10। हम कह सकते हैं, एक तो ऐसे ही गिन के लिख सकते हैं डायरेक्ट, एक तो ऐसे ही गिन के लिख सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे? 5। एक दूसरा तरीका क्या है कि इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में, मतलब पावर के रूप में चेंज कर दें, यानी 2 1 2 3 बार 2 के पावर 3 गुणा 3 के पावर 1 गुणा 5 के पावर 1, है ना। अब क्या करिए ना,
अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, इनके पावर को बस जोड़ लीजिए, 3 1 4 1 5। बात वही है, यानी ये 3 बार आया तो 3 संख्याएं यहां बन गई, एक बार आई तो एक संख्या यहां बन गई, और एक बार आई तो एक संख्या यहां बन गई। 3 1 4 1 5, बात वही है, ठीक है। लेकिन जब पावर के रूप में दे देगा तब पावर के रूप में थोड़ा सा चेंज करना उचित रहेगा, है ना। बाकी ऐसे सिंपल देगा तब तो आप इजिली ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। अब हम कहें कि आप बताइए कि 320 के तो आप कहेंगे 32 गुणा 10 कर लीजिए, 32 गुणा 10 कर लीजिए, तो 2 के पावर 5 करेंगे तो 32, 2 के पावर 5 करेंगे तो 32, और 2 गुणा 5 करेंगे, 2 गुणा 5 तब 10, यानी 2 के पावर क्या कह सकते हैं, 6, 2 के पावर 6, और गुणा 5 की पावर 1, तो 6 और 1 7, यानी इसका मतलब कि 2 यहां 6 बार है तो 6 संख्याएं यहां से मिल गई और एक संख्या यहां से मिल गई, टोटल कितनी संख्याएं हो गई, तो 7 संख्याएं बन गई, ठीक है। क्लियर ना। अब बताइए 1000 का बताइए, तो आप कहेंगे कि 100 गुणा 10 कर दें, 100 गुणा 10 कर दें, है ना। तो 2 दूना 4, ठीक है, 4 हुआ, अब 25 बना देंगे तो 100 बन जाएगा, यानी 5 गुणा 5, देखिए 2 दूना 4, अब 5 25 25, 25 चौका 100, अब 10 का और तो गुणा करना है ना, 10 का और तो गुणा करना है ना, यानी 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, यानी 2 के पावर कितना बनेगा, 3, गुणा 5 के पावर कितना बनेगा, 3। कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 3 यहां से और 3 यहां से, कितने 6, कितने 6, है ना। दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, 10 का 3 बार गुणा कर दें तो हो जाएगा ना, 10 का 3 बार अगर गुणा कर देंगे तो 1000 तो बन जाएगा, यानी 10 का 3 बार का गुणा करने का मतलब 2 गुणा 5 की पावर 3, यानी 2 भी 3 बार और 5 भी 3 बार, तो टोटल कितनी बार, 2 3 बार और 5 3 बार, यानी 3 3 6 बार टोटल मिल गए, दोनों मिलके 6 बार मिल गए, है ना, ऐसे। क्लियर। 80 के पावर 4, इसके गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जरा बता दीजिए। तो आप कहेंगे ना कि 80 का खंड कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना के 16, अपचे 80, इसकी पावर 4 होगा ना। अब बताइए 2 के पावर क्या है, 2 के पावर 4, या फिर ऐसे समझिए ना कि ये भी 4 बार होगा, 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 और ये भी 4 बार होगा, तो कुल कितनी बार टोटल संख्या मिल जाएंगी, 4 4 8 4 12 4 16 4 20। अब ये तो थोड़ा सा समझने वाला तरीका हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए टोटल संख्याओं को जोड़ लीजिए, टोटल संख्याओं को जोड़ लीजिए ना, 5 संख्याएं मिल रही हैं, 5 संख्याएं मिली और सब की सब 4 बार है, हर एक संख्या 4 बार, तो पांचों संख्याएं मिलके 4 बार कितनी बना लेंगी, तो 20 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 20 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। चाहे दूसरा तरीका क्या है कि 2 के पावर 4 बना लीजिए, गुणा 5 के पावर 1 बना लीजिए, हो गया ना, 2 के पावर 4, 5 की पावर 1, इसके पावर अगर 4 बनाएंगे तो ये देखिए 4 इन दोनों के लिए है ना, 4 इन दोनों के लिए है, तो 2 के पावर 4 के पावर 4 करेंगे तो 2 के पावर 4 चौका 16, गुणा 5 के पावर 4 एकम 4, 5 के पावर 4 एकम 4, तो कितने बन जाएंगे, 16 4 20, 16 4 20। अब हम कहें कि 75 गुणा 35 गुणा 42 गुणा 54 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। आप इतना के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए, तो आप डायरेक्ट खंड करिए। देखिए 25 या 75, 5 गुणा 5 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 3, कितनी संख्याएं मिली, 3 संख्याएं। या फिर
पावर के रूप में लिख लीजिए, पावर के रूप में लिख लीजिए 5 की पावर 2, 5 पचे 25 गुणा 3, 35 है, 35 है तो 5 सते 35, 6 सते 42 यानी 2 गुणा 3 गुणा 7, 6 सते 42, 18 तिहाई 54 यानी 2 तिहाई 6 3 18 तिहाई 54 हो गया, है ना। या तो सबको ऐसे ही गिन लीजिए या फिर एक बार पावर के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। 2 बार यहां ऐसे ही गिन लीजिए, छोड़िए 2 बार, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी संख्याएं हो जाएंगी 12, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 12, है ना। पावर के रूप में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं ना, ठीक है। 5 के पावर अगर लिखेंगे, अगर पावर के रूप में ही करना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे कि 5 के पावर 2, 1 3 3, 5 के पावर 3, 3 के 2 के पावर कितना, 2 के पावर देखिए 1 2, 2 के पावर 2 गुणा 3 के पावर कितना 1 2 3 4 5 गुणा 7 के पावर कितना, 7 के पावर कितना तो 1 2, बताइए कितने टोटल। पावर को जोड़ लीजिए, पावर को जोड़ लीजिए, 3 2 5 5 10 10 2 12, कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। तो किसी एक कंसेप्ट को आप लेके चलिए, जब आप प्रॉपरली अच्छे तरीके से सीख जाएंगे ना तो आप बहुत आसानी से इस चीज को कर लेंगे और बहुत तोड़ मरोड़ के भी कर लेंगे, ठीक है। अब बताइए 1080 इसके पावर 7, इसके पावर 7, तो आप कहेंगे कि इसको तोड़िए। इसको तोड़ने के लिए आप कहेंगे कि इस जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, 10 से बाद में गुणा कर देंगे हो जाएगा वो। 12 नमा 108, 12 नमा 108 गुणा 10 कर देंगे, काम हो गया। तो 12 पहले बनाइए, 2 दूनी 4 4 3 12 बन गया। 12 नमा 108 यानी 3 गुणा 3 9 भी बन गया। अब 10 बना दें और 10 बना देंगे तो 2 बचे 10 और इतना टोटल के पावर कितना, टोटल के पावर कितना 7, टोटल के पावर कितना 7। तो पहला तो तरीका क्या है कि इन सबको जोड़ के जितना आ रहा है उसका गुणा कर दीजिए 7 का। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा 49, है ना। दूसरा तरीका है कि आप इनकी पावर के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 1 और टोटल के पावर 7 है। टोटल के पावर अगर 7 है तो डायरेक्ट 7 से गुणा करके लिखें, ये कितना हो जाएगा 21, ये भी 21, 7 त्रिका 21 और 7 एकम 7। अब जोड़ लीजिए, अब तो पावर को जोड़ सकते हैं ना आप। 21 प्लस 21 42, 42 और 7 49, कितने हो जाएंगे 49। क्लियर हुई बात। ये और बड़ा दे सकता है, जैसे 54 की पावर 2 गुणा 15 के पावर 4 गुणा 63 के पावर 6 हो गया। अब तो हम इसका भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इनका निकाल के और इनका निकाल के सबको जोड़ दीजिए, आ जाएगा, है ना। इनका निकालेंगे तो 54 है, 27 दूना के 54, 27 दूना के 54, है ना। तो 3 तिली का 9 3 27 दूना के 54, या फिर आप कह सकते हैं 18 तिहाई 54, है ना। इसके पावर 2 है तो इसकी संख्या यहां से कितनी बनेगी बताइए। 1 2 3 4 और हर एक संख्या 2 बार, तो 4 दूना के 8, टोटल 8 बन जाएंगे। या फिर आप कह सकते हैं 3 के पावर कितने 3 के पावर 3 और उसके पावर 2 है तो 3 के पावर 6 यहां से मिले और 2 के पावर 2 यानी 6 2 8। क्लियर हो गया। यहां से 3 गुणा 5 बनेगा, यानी 3 भी 4 बार और 5 भी 4 बार,
कितने बन जाएंगे यहां से 8, कितने बन जाएंगे 8, ठीक है। 63 है तो 3 के लिए का 9 सते 63, 3 गुणा 3 गुणा 7, इसकी पावर 6 है। अब बताइए संख्याएं टोटल कितनी है 3, 3 संख्याएं हैं और 6 पावर है तो 6 18, 6 18 है ना, या पावर के रूप में भी कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, दोनों में से किसी से भी आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 8 यहां, 8 यहां और 18 यहां, 8 8 16 और 18, 16 और 18 34, 16 और 18 34, क्लियर हो गया। तो ये था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का कंसेप्ट, ठीक है। दो तरीके हैं, दोनों में से जिस तरीके से आप समझ जाइए, जिस तरीके को आप फॉलो कर दीजिए, दोनों का मतलब तो एक ही है, बस सोचने का एक तरीका अलग अलग है ना। तो आप जिस हिसाब से सोच सकते हैं उस हिसाब से सोच के आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सो थैंक यू।